बाहरी संघर्ष से बचना आसान होता है, लेकिन आग अगर घर के भीतर ही लगी हो तो हादसा होना तय होता है। ऐसे ही आंतरिक कलह से इस समय म्यांमार गुजर रहा है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार इन दिनों सैन्य विद्रोह का सामना कर रहा है। साल 2021 में जब म्यांमार के सैन्य नेताओं ने जनता द्वारा चुनी हुई आंग सान सू की सरकार को अपदस्थ कर दिया तो उन्हें एक प्रतिरोध आंदोलन की आशंका थी। हालांकि माना जा रहा था कि यह विद्रोह कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। 3 साल बाद सैन्य शासन का विरोध मजबूत हो गया है। जातीय सशस्त्र संगठन और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस देश के विभिन्न हिस्सों में कई शहरों को नियंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में अराकान सेना ने चिन राज्य में पतेलवा पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र बांग्लादेश और भारत के साथ म्यांमार की पश्चिमी सीमाओं पर स्थित है। सेना के खिलाफ जातीय समूह का यह हिंसात्मक विद्रोह आए दिन नए मोड़ ले रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि म्यांमार में शुरू हुए इस आंतरिक कलह का मुख्य कारण क्या है। इस विद्रोह का भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो व्यूवर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, साल 1948 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त हुई। अपने आधुनिक इतिहास का एक बड़ा दौर इसने सैनिक शासन में गुजारा है। सेना की पकड़ यहाँ 2010 के बाद ढीली पड़ने लगी। इसी का नतीजा था कि साल 2015 में यहाँ चुनाव हुए और आंग सान सू की सरकार बनकर सामने आई। 2 साल के उतार चढ़ाव के बाद साल 2017 में म्यांमार में फिर एक बार हालात बदलने लगे। इस दौरान सेना ने रोहिंग्या चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में लगभग 5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भागकर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। इस पलायन को संयुक्त राष्ट्र ने जातीय नरसंहार का सटीक उदाहरण बताया। इस संघर्ष के बाद देश में विद्रोह की अलग लहर उठ गई, जिसका नतीजा है मौजूदा समय की क्रांति, जो समय के साथ साथ विशाल होती गई। अब वहां फिर से लोकतंत्र समर्थ फोर्स और सेना के बीच जंग छिड़ गई है। यह विद्रोह पहले भी हो चुका है, जिसे ऑपरेशन 1027 नाम दिया गया। चूंकि ऑपरेशन 1027 की शुरुआत 27 अक्टूबर को की गई थी, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन 1027 या 1027 रखा गया। बीते साल 27 अक्टूबर को म्यांमार के 3 विद्रोही गुट एक साथ आए, जिसमें अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी शामिल थे। वहीं वर्तमान समय में सेना और जातीय समूहों का विद्रोह चल ही रहा है। इसी कड़ी में अराकान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित पलेतवा शहर पर कब्जा कर लिया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कलादान नदी के तट पर स्थित यह शहर पड़ोसी देशों के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। अक्टूबर के आखिर में शुरू हुए इस विद्रोह में अब तक देश भर के 42 शहरों को सैन्य कब्जे से छीन लिया गया है। वहीं म्यांमार हिंसा का असर उसके पड़ोसी देशों पर भी बखूबी नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो मौजूदा समय में हुए पलेतवा के घटनाक्रम का असर भारत पर सीधे तौर पर पड़ेगा, चूंकि म्यांमार में भारत सरकार के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर पहले ही काफी देरी हो चुकी है। गौरतलब है कि कलादान परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की भू आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करना है। उपमहाद्वीप के विभाजन और उसके बाद सीमाओं के सख्त होने से पूर्वोत्तर भारत एक स्थल रुद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत से माल परिवहन करना एक महंगा मामला है और चीन के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच इस गलियारे के साथ आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए सितवे पोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता से म्यांमार के पश्चिमी तट तक समुद्री रास्ता तैयार किया गया है। उस जगह से जमीनी मार्ग से म्यांमार के अलग अलग हिस्सों में माल पहुंचाने के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। इनमें एक रास्ता कलादान नदी के जरिए जाएगा। इस समुद्री मार्ग के तैयार होने से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दक्षिण पूर्व एशिया से सीधा संपर्क बन गया है। इसके अलावा म्यांमार में चल रहे इस संघर्ष ने अवैध शरणार्थियों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल संघर्ष की वजह से म्यांमार से हजारों शरणार्थी पहले ही मिजोरम में आकर बस चुके हैं। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से अब तक 31,000 शरणार्थी आ चुके हैं। शरणार्थियों के आने से पूर्वोत्तर भारत में तनाव फैलने की आशंका है। म्यांमार के चिन जातीय समूह के मणिपुर के कुकी के साथ अच्छे संबंध हैं। वहीं मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की म्यांमार में भी मौजूदगी है। यही कारण है कि भारत ने म्यांमार की कुल 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि म्यांमार संग भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा लगती है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। इसके साथ ही भारत FMR को रद्द करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच एक समझौता है जिसे FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम के नाम से जाना जाता है। साल 2018 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत लागू किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों की जनजातियां बिना पासपोर्ट या वीजा के एक दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर तक आ जा सकती हैं। गौरतलब है कि भारत अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। वह अपने पीछे मौजूद चीन की चुनौतियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। सीमा की चुनौतियां एक अवांछित घुसपैठ है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ईरान की ओर से भारत को एक नायाब तोहफा दिया गया है, जिसमें ईरान ने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। यह सुविधा 4 फरवरी से शुरू की गई है। ईरानी दूतावास के अनुसार पासपोर्ट धारक व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन रुकने की अनुमति होगी। हालांकि ईरान से पहले कई देश भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीजा का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। इजराइल हमास युद्ध का विश्व की भू राजनीति पर गहरा असर पड़ा है। इसी कड़ी में सऊदी अरब ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि पूर्वी यरूशलेम के साथ 1967 की सीमा पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती है और गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे। गौरतलब है कि साल 2020 में इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों को औपचारिक रूप से मजबूती प्रदान करने की बात उठी थी, जब सऊदी अरब ने 2020 में खाड़ी पड़ोसियों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपनी शांत सहमति दी थी। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक लगभग 1 लाख H-4 वीजा धारकों को स्वचालित कार्य प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा, जो H श्रेणी धारक के पति या पत्नी और बच्चे हैं। यह कदम उन भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है जो ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। H-1B वीजा के लिए अर्हता प्राप्त व्यवसाय आमतौर पर प्रौद्योगिकी, वित्त, इंजीनियरिंग, वास्तुकला या अधिक जैसे क्षेत्रों में होते हैं। वहीं ग्रीन कार्ड, जिसे आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में अप्रवासियों को सबूत के तौर पर जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है कि धारक को स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। म्यांमार में चल रहे आंतरिक कलह भारत को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।